हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां से हम बात करने वाले हैं आज जनरल साइंस की क्लास 3 की, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन करने वाले हैं कम से कम इसमें 35 से 40 क्वेश्चन। अभी तक हमने क्लास 1 और क्लास 2 देख चुकी है, जिसमें लगभग हमने 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर लिए। दोस्तों, यह सीरीज कम से कम चलने वाली है हमारी, जिसमें हम 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को पूरा कम्प्लीटली देख लेते हो तो जो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, हर एक एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसमें साइंस से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों, बिना देरी गवाए, बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेके चलते हैं हम आप क्वेश्चन पर, यानी कि पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि हमारे मानव शरीर का यानी ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग है जो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। टाइफाइड यानी जो फीवर होता है उसी को टाइफाइड बोलते हैं। तो उससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। ठीक है, टाइफाइड फीवर और मलेरिया, मतलब टाइफाइड एक मलेरिया का ही एक प्रमुख भाग है ये, और मादा एनाफिलिस के काटने से भी होता है। ठीक है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। तो पानी की गंदगी से कौन सा रोग फैलता है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मलेरिया, टीबी, प्लेग, टाइफाइड। जी हाँ, जो चारों ऑप्शन है उसमें से आपका जो डी नंबर है, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड आपका पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। बताया था मैंने आपको, पानी गंदगी से फैलने वाला, या फिर इसी के कारण, मतलब जो गंदगी होती है जहाँ पे, वहीं से मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, तो मतलब बुखार का एक कारण बन जाता है, फीवर का। तो टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ट्यूकोमिया को, ल्यूकोमिया को, फियोकोमिया को, या ग्लूकोमिया को। तो हमारे कैंसर है कौन से अंगों को प्रभावित करता है? तो थर्ड का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूकेमिया को। जो कैंसर है वह अस्थि मज्जा में हमारे ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। और ये बाकी तीन भी हमारे जो अस्थि मज्जा कैंसर की उसी के भाग है। ठीक है, ट्यूकोमिया भी और फियोकोमिया भी, ग्लूकोमिया। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित की बात करें तो ल्यूकोमिया को करता है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्यूपंक्चर रिक्त स्थान में अधिक प्रचलित है। तो जो एक्यूपंक्चर है वह कहाँ प्रचलित है, कौन से देश में प्रचलित है? तो देखते हैं यहाँ से, भारत में, अमेरिका में, चीन में, या जर्मनी में। तो जो 4 नंबर है उसका आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, सी नंबर। तो एक्यूपंक्चर जो है चीन में सबसे अधिक प्रचलित है। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो MMR का टीका है वह किस बीमारी में दिया जाता है? स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, या रेबीज में, मीसल्स, मम्प्स, रूबेला में, मम्प्स रेबीज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पांचवा है उसका आपका हो जाएगा राइट आंसर, मीसल्स, मम्प्स और रूबेला में। जो MMR का टीका है, जो MMR यानी कि फुल फॉर्म दी हुई है, ठीक है, मिसल्स, मम्प्स और रूबेला, इसमें दिया जाता है MMR का टीका। आगे देखते हैं हम जो एड्स है, जो कि मतलब गलत यौन संबंध से फैलता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो एड्स रोग है वह किस कारण से फैलता है? तो गलत यौन संबंध से। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, गलत यौन संबंध से। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? जो जीवाणु होते हैं उसमें जो रोम जैसी यानी कि बारीक बारीक रेशेदार जो संरचना होती है इस प्रकार से, उसको क्या कहा जाता है? फ्लैजिला, एट्रिक्स, क्लास्ट, या स्लिंड्री। तो जो 7वां है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि जो जीवाणु में रोम जैसी घटना, सॉरी रेशे जैसी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला। अब लेके चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर हाइपोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो कौन सा हमारे पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो 8वें का हो जाएगा बी,
यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। आगे लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया से कौन सा रोग होता है? अंधापन होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होता है या स्यूमेटिज्म होता है, रक्त का नहीं जमना। तो यहाँ से आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हीमोफीलिया होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है मतलब कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी आपको? तो विटामिन के की। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका एक्यूपंक्चर। क्या देखिए, अभी एक्यूपंक्चर देखा था हम कौन से देश का है? तो सबसे अधिक तो चीन का है। और इससे मतलब कौन सी बीमारी होती है या कौन सा रोग है? तो हृदय का एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, या सुइयों के माध्यम से उपचार है, या एक उपज संवर्धन है। तो इसका है आपका सुइयों के माध्यम से उपचार। मतलब जो सुई होती है उसके द्वारा कोई सा अगर उपचार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक्यूपंक्चर। और सबसे अधिक कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको? चीन में, चाइना में। अब लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त है तो मतलब क्या ग्रस्त होता है? आँखें, गला, यकृत यानी कि लीवर, या फिर अग्नाशय। तो जो 11 है, नंबर 11, उसके लिए आपका बी यानी कि गला। जो डिप्थीरिया रोग है उससे हमारा गला, ठीक है, गला मतलब सूख जाता है या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपकी आवाज़ नहीं निकलती हो, चिपकने जैसा लगता है। यकृत लीवर को बोलते हैं। अगला है आपका जो मलेरिया रोग है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो किसको करता है? हृदय को करता है, फेफड़ों को करता है, प्लीहा को करता है, या फिर वृक्क को यानी आपकी किडनी को। तो 12 नंबर का है आपका शी, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है वह आपके प्लीहा को प्रभावित करता है, ना कि फेफड़ों, हृदय और वृक्क को। अगला है आपका एड्स। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? तभी हमने ऊपर देखा था सी नंबर यानी डेफिशिएंसी। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और यह किस कारण से फैलता है? तो गलत यौन संबंध से फैलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो गला, यकृत, आंत या फिर आँख का। तो 14 नंबर के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आँख का। जो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये दो बीमारी होती है तो ये किसके लिए होती है? आँखों के लिए होती है। और आंत के लिए अभी हमने ऊपर देखा था टाइफाइड होता है। और गले के लिए भी अभी देख ही लिया था। अब अगला देखते हैं हम। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, यकृत होता है, या फिर गुर्दा होता है। तो 15 के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत। जो हेपेटाइटिस रोग है उसमें शरीर का यकृत प्रभावित होता है, यकृत, लीवर, ठीक है, आपका लीवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16। रिक्त स्थान रोग पानी के माध्यम से होता है तो पानी के माध्यम से कौन सा होता है? टाइफाइड होता है, प्लेग होता है, मलेरिया होता है, या फिर हैजा होता है। तो 16 का डी यानी कि हैजा। जो हैजा बीमारी होती है वह किससे फैलती है, किसके माध्यम से? तो पानी के माध्यम से। टाइफाइड गंदे पानी से, ठीक है, गंदा पानी। और अगर मलेरिया की बात करो आप तो मलेरिया आपका मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। और प्याज है तो प्याज क्या है? एक प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है, या फिर कॉर्न है। तो जो 17 है उसके लिए बी यानी कि जो प्याज है वह क्या है? बल्ब है, ठीक है। प्याज किसकी भांति कार्य करता है? मतलब एक बल्ब है, ना कि प्रकंद, राइजोम, ट्यूबर और कॉर्न है। तो ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अदरक होता है रूपांतरित होता है तो अदरक मतलब किसका होता है रूपांतरण? मूल का, पत्ती का, प्रतान का, या फिर तने का। तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा अदरक जो होता है ऐसे ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और देखो ऊपर तो पत्तियाँ हो जाती हैं और जड़ जो होती है उसमें रेसे जैसी होती है, ठीक है, रेसे जैसी बारीक बारीक। तो मतलब जो जो अदरक है वो क्या है? तना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बांस किस कुल का पौधा है? मतलब घास में आता है, वृक्ष में आता है, या फिर दोनों में आता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो 19 नंबर के लिए आपका हो जाएगा बी। जो बांस होता है घास की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब जब आप इसको देखोगे तो इस प्रकार से रहता है वो, ठीक है, मतलब घास की बात ही रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए बांस किस कुल का पौधा है, तो घास का है, ना कि आप वृक्ष का लगा क्या ना, या फिर इनमें से दोनों ने। तो ये आप याद रखिएगा, IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते इसको, लेकिन IMP है। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं, लेक्टोज को कहते हैं, मल्टोज को कहते हैं, या फिर फ्रक्टोज को कहते हैं। तो 20 नंबर के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केन शुगर यानी कि गन्ना, ठीक है, शुगर केन यानी गन्ना, और चीनी इसमें मतलब किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। नाशपाती का खाने योग्य भाग है, गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, या फिर कली। 21 नंबर के लिए आपका सी, यानी कि जो नाशपाती नाम का एक फल होता है उसका बीज भी खा सकते हो, और जो गूदा निकलता है वो भी खा सकते हो, पल्प, ठीक है, उसका पल्प भी खा सकते हो आप, और बीज भी खा सकते हो, लेकिन कली नहीं खा सकते। और सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, बीजपत्र, भ्रूणपोष व भ्रूण, मांसल पुष्पासन, या रसदार रोम। तो सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, मांसल पुष्पासन, ठीक है। बीज तो इसका खा ही नहीं सकते आप, बहुत छोटे छोटे होते हैं और कड़क भी होते हैं, ठीक है। और भ्रूणपोष और ये भी नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार से होता है थोड़ा कड़क। और जो मांसल पुष्पासन होता है वो खाने योग्य होता है। आलू उदाहरण है तो किसका है, आलू रूपांतरित जड़ का है, पत्ती का, तने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 के लिए आपका हो जाएगा सी। आलू भी देखो एक अदरक की भांति होता है, ठीक है, जिंजर अभी बताया था, ऊपर पत्तियां होती है और आलू होता है या फिर अदरक होता है, और अंदर रेशेदार इसमें जड़ें होती है। तो किसका रूप है, तने का। अब ये नहीं कह सकते आप लोग कि मतलब जो ज़मीन से बाहर रहेगा, मिट्टी से बाहर, उस वही तना हो सकता है, मतलब मिट्टी के अंदर भी तना हो सकता है। अगला है आपका, काली मिर्च एक पादप है, मतलब यानी कि पेड़ है, तो वृक्ष है, लता, झाड़, झंकाड़ है, या फिर झाड़ी है। तो काली मिर्च क्या है, झाड़ी है, ठीक है, ये झाड़ी की श्रेणी में आता है। अगला है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति की जाती है, फूल से, फल से, तना से, या फिर पत्ती से। तो ये तो आपको याद ही होगा, 25 का सी, ठीक है। जो जूट होता है वह तने से प्राप्ति किया जाता है। अगला है आपका 26 नंबर, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो केरामल का, कार्नोलाइट का, ब्रेंजिंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो केरामल का, जो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में केरामल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कपास प्राप्त होता है तने से, पत्तियों से, बीज से, या जड़ से। तो 27 नंबर का आपका सी, बीज से। देखा होगा आपने, मतलब जो तना तो देखो अलग होता है, ऐसे डंडी, और ऐसे पत्तियां भी अलग ही होती, लेकिन जो बीज होता है, ठीक है, उसी में से कपास निकालते हैं हम, रुई। तो जो कपास होता है वह किससे प्राप्त होता है, हमें बीज से प्राप्त होता है। अगला है, प्याज परिवर्तित रूप है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आलू और अदरक की भांति तने का। इसमें भी वही है सेम, ऊपर पत्ते होते हैं और बीच में प्याज होता है आपका, वो नीचे रुएं होते हैं, मतलब यानी कि जड़। तो प्याज भी आपका तने का है, आलू भी और अदरक भी। तो ये तीनों आपका तने का परिवर्तित रूप या रूपांतरित रूप है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियंस बाघ का है, मेंढक का है, मनुष्य का है, या फिर गुलाब का है। देखो मनुष्य का है सबसे पहले, देखो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, और जो मेंढक होती है उसका होता है राना टिग्रीना। तो कुछ ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने बता दिया है, और एक वैज्ञानिक नाम के ऊपर ही एक वीडियो में बना दूंगा। अगला है, तारपीन का तेल आपका किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है,
नेटम से, माइकम से, देवदार से या फिर चीड़ के वृक्ष से। तो तारपीन का तेल आपका चीड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के वृक्ष से। देखो देवदार का पेड़ बोलते हैं यूकेलिप्टस को, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगला है आपका लौंग प्राप्त होती है। तो लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से या फिर फल से। तो जो लौंग प्राप्त होती है पुष्प की जो कली होती है उससे प्राप्त होती है, यानी जो फूल के अंदर एक कली होती है उससे प्राप्त होती है। अगला है शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। 32 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि फ्रक्टोज। और अभी देखा था हमने शक्कर या शुगर के लिए, केन शुगर के लिए सुक्रोज का घटक है, ठीक है। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज बीमारी होती है उसके टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर ने, लुई पास्चर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपका बी, यानी कि रेबीज की टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने की थी। अगला है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स आपका संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, मतलब आर्द्र एक वातावरण से, आवाज का पानी के साथ संबंध से, पानी के तकनीकी संरक्षण से। तो इसका हो जाएगा आप मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ठीक है। जो हाइड्रोपोनिक्स होता है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। देखो ऐसे हाइड्रा याद रखना, हाइड्रा, अब हाइड्रोजन जल में H2O, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन मतलब किस में? जल में। तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से मतलब क्या होता है? किसमें? जल ही जल के अंदर, केवल जल के अंदर ही मतलब पौधों की वृद्धि होती है। इसमें बिना मिट्टी के मतलब पौधे तैयार किए जाते, किसके? बिना मिट्टी के। अगला है आपका 35 नंबर, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम का सुपर फास्फेट या फिर यूरिया। तो 35 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी यूरिया। देखो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक यूरिया, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। एक चीज़ और, प्रयोगशाला में सबसे पहले किसे बनाया गया था? यूरिया को। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, CONH2। अगला है 36, बीज की बुआई के समय सामान्यतया किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट का, पोटाश का, फास्फोरस का या फिर कैल्शियम का। तो जब भी हम मतलब बीज को बोते हैं तब पोटाश का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन भी है, उर्वरकों में जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनमें मतलब कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। तो उर्वरकों में आपका क्लोरीन अनुपस्थित होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इस प्रकार से NPK, मतलब नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है उसमें, और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्त लोग या भाई लोग जो भी है, मतलब आपके रिलेटिव, वो सभी इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि यहाँ से आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, आप मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।